अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल ब्रेन्स एकेडमी। और दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है, मदद मिल रही है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट का। हमारा सिलसिला चल रहा था जो कि आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एक ये लेक्चर है और इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिससे हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट का जो बड़ा हिस्सा है, मेन हिस्सा और बुनियादी हिस्सा कवर हो जाएगा। और ये है क्वालिटीज़ ऑफ टीचर। दोस्तों, एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि शुरू में तो आप सुन रहे होते हैं, बाद में बहुत सारे लोग जो हैं वीडियो को पूरा नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें रह जाती होंगी। दोस्तों, पेडागोजी जो है एक एम्बिगुअस सब्जेक्ट है, यानी इसमें बड़ा अभाम होता है। मसलन जब आप एनटीएस का टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन सामने आएगा और उस क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट पढ़ के आपको जवाब देना होगा। लेकिन जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और जब आप ऑप्शंस देखेंगे, जवाब देखेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान होंगे? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये चारों ऑप्शन ठीक हैं, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऐसा महसूस होगा। और आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, ये तो सारे के सारे सही हैं। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आपको समझ नहीं होगी, जब आपको पता ही नहीं होगा पेडागोजी असल में है क्या। जब आप समझकर इस चीज को तैयार नहीं करेंगे, तब आपको मेरे भाइयों प्रॉब्लम होगी, आप सही जवाब सिलेक्ट कर ही नहीं सकेंगे। अच्छा, समझ क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि हम एमसीक्यूज पढ़ रहे होते हैं। भाई स्टेटमेंट पढ़ी और ये जवाब है, बस ये याद कर लिया। मेरे दोस्तों, एमसीक्यूज जितने मर्जी पढ़ लो, एनटीएस वालों ने अपनी स्टेटमेंट अपना एमसीक्यू बना के डालना है। ठीक, वहां आपने फंस जाना है, वहां आपने फंस जाना है, वहां आप रह जाएंगे। मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि समझ के पढ़ो मेरे भाइयों, समझ के, ताकि आपको पता हो कि ये चारों जवाब सही लग रहे हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन जवाब क्या है, आपने ये सिलेक्ट करना होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक एमसीक्यू सबके लिए मसला बना, और वो ये था कि जनाब, बच्चों के हुकूक कौन से हैं जी? चार ऑप्शन दिए हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड में कौन से किस बच्चे के हक को तस्लीम किया गया? चार दिए गए। जिंदा रहने का हक, सोचने का हक, सीखने का हक, खेलने का हक। तो ये आपको सारे सही लगेंगे और आप सोचेंगे राइट टू लिव सही आंसर है, क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है। बच्चे का जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा रहेगा तो सोचेगा, सीखेगा, बाकी जो है खेलेगा। तो पहला क्या होना, आप क्या लगाएंगे? राइट। या आप किसी से पूछ लेंगे कि भाई सही जवाब क्या, और आप वो सही जवाब। लेकिन देखें, अगर इसी तरह का कोई सवाल आपके सामने आ गया और आपने ना समझ के पढ़ा हुआ, कंसेप्ट आपको ना हुआ, तो फिर आप गलत जवाब ही टिक करेंगे। इसका सही जवाब क्या बनता है? इसका सही जवाब बनता है राइट टू प्ले। राइट टू प्ले। देखिए, राइट टू लिव, जिंदा रहना, राइट टू थिंक, सोचना, राइट टू लर्न, सीखना, ये तमाम इंसानियत के मुश्तरका, तमाम इंसानियत के कॉमन राइट्स हैं। हर बंदे को ये हासिल होंगे, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बालिग हो, औरत हो, मर्द हो, ये सबको हासिल है। लेकिन जो खेलने का हक है, जो खेलने का हक है, तफरीह का हक है, मस्ती मौज करने का हक है, ये पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इसको बकायदा बच्चों का हक कहा है। आर्टिकल नंबर 31 में इसको बच्चों का हक तस्लीम किया। ठीक है, तो देखें, इसी तरह के अबहाम वाले क्वेश्चन आएंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मैं आपको कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नहीं, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। मैं कोई बड़ी नॉलेज नहीं दे रहा, आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। मेरे भाइयों, समझो इस बात को। तो क्वालिटीज ऑफ अ टीचर,
टीचर की क्वालिटीज़ आज का हमारा टॉपिक है। मैं ये बात करना ज़रूरी समझता था क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर की जक मार रहे हैं, MCQs पढ़ रहे हैं। तो भाई पढ़ते रहें MCQs, अगर फ़ायदा होता है तो आप देख लें। मैं इस अप्रोच को बिल्कुल भी सही नहीं समझता। चीज़ों को पढ़ें, उनको समझें, उनको डिटेल में पढ़ें, ठीक है। आप 10 लाख MCQs भी पढ़ के जाएं तो 1% चांस नहीं है पेपर में आने का। लेकिन अगर आप टू दी पॉइंट टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो जनाब सारा का सारा आएगा। देखिएगा आप, ये देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा। तो क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, टीचर की, एक अच्छे उस्ताद की क्या क्वालिटीज होती हैं? तो वैसे तो एक अच्छे उस्ताद की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती है। 50, आप नेट पे ढूंढें, आपको 50 क्वालिटीज लिखी हुई मिलेंगी। क्या आप सारी पढ़ेंगे? नहीं। टू द पॉइंट, टारगेटेड स्टडी। एक टीचर की सबसे खास सलाहियतें कौन सी हैं, खास खूबियां कौन सी हैं, वो कौन सी खास खूबियां हैं जो एक बेहतरीन टीचर बनाती हैं, जो एक एफिशिएंट टीचर बनाती हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बनाती हैं। वो 4 खूबियां हैं मेरे दोस्तों। अगर ये खूबियां नहीं है तो बाकी हजारों खूबियां आप में हूं, आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। क्लासरूम मैनेजमेंट का असल किरदार किसका होता है? क्लास को मैनेज करने का असल किरदार किसका होता है? टीचर का। और अगर टीचर में ही क्वालिटीज नहीं है, टीचर ही अच्छा नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो फिर क्लास मैनेज नहीं हो सकती। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्वालिटीज ऑफ टीचर। वो 4 क्वालिटीज कौन कौन सी हैं मेरे दोस्तों? नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। ये 4 बुनियादी हैं। देखें, और भी बहुत सारी क्वालिटीज टीचर को अच्छा बनाती हैं, लेकिन अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो उनका कोई फायदा नहीं है। समझते हैं। नॉलेज, अगर एक स्टूडेंट, अगर एक टीचर के पास नॉलेज नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, वो अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, उसे डीप समझ नहीं होगी, तो वो क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या सिखाएगा? बच्चे उसको बहुत हल्का लेंगे, बच्चे उसको बहुत नालायक समझेंगे, बच्चों के जहन में, दिल में, दिमाग में उसकी वैल्यू नहीं होगी उस टीचर की, और बच्चे उसकी बात सही तरह सुनेंगे नहीं, हल्की लेंगे बात, तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। तो नॉलेज, इल्म, अगर आपके पास इल्म नहीं है, इतने पढ़ लिख जाते हैं हम, मुझे बड़ी हैरत होती है, लोग इस वक्त टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, डिग्रीज हैं सबके पास, बड़ी बड़ी मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, MPhil हैं, लेकिन बच्चों वाली रवश, इधर से डेटा उठाना, उधर से डेटा उठाना, MCQs पढ़ना, ये बच्चों वाली रवश है मेरे दोस्तों। आपका अगर कोई खैर ख्वाह है तो वो आपको यही बताएगा कि मेरे भाइयों ये काम छोड़ दो। पिछले टेस्ट में जो हिस्से लेते रहे उनसे जाके आप पूछें ज़रा कि आप जो बाज़ार से ये MCQs इधर उधर से उठा के पढ़ते हैं, क्या कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता। वो कहेंगे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बताएंगे आपको। मुझे तो हज़ारों लोग मिलते हैं। नॉलेज, इल्म, तो दोस्तों बच्चों के ऊपर अगर आपने अपना इम्पैक्ट डालना है, असर डालना है, उनको मुतासर करना है, तो सबसे पहला काम है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इल्म होनी चाहिए। आप जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की गहरी और अमीक समझ होनी चाहिए। ये बात याद रखें। एक टीचर को एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए, अगर आपको एक मौजू की समझ नहीं है तो लिख लें, आप बच्चों को भी नहीं समझा सकते, ठीक है। जब आपको ही समझ ना हो, जब आपको ही कंसेप्ट ना हो, जब आपको ही इल्म ना हो, आप बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? बच्चों के दिल आपकी तरफ से मैले ही होंगे, ठीक है। आज आप बड़े हो गए हैं सारे, आप भी हज़ारों टीचर से पढ़े होंगे, सैकड़ों टीचर से पढ़े होंगे, और आज आप बैठ के याद करते हैं यार फलाना टीचर ऐसा था, फलाना वैसा था। नहीं यार, वो टरखाते थे, ये ऐसे। तो नॉलेज बड़ी ज़रूरी है मेरे भाइयों, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा जो स्किल है, दूसरी खूबी, कम्युनिकेशन। एक टीचर के पास बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, मुवासलाती स्किल, बातचीत करने के, अपनी बात बच्चों तक पहुंचाने के स्किल होने चाहिए।
देखिए वो टीचर ही नहीं है जो अपनी बात बच्चों तक क्रिस्टल क्लियर करके ना पहुंचाए। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताने वाला हूं। मैं एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था एक नोबेल प्राइज़ साइंटिस्ट की, और उसका नाम है रिचर्ड फेनमैन। इसके ऊपर मैं आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, रिचर्ड फेनमैन। ठीक है, उसने एक बड़े मज़े की बात लिखी अपनी किताब में, श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फेनमैन। वो एक साइंटिस्ट था, लेकिन आज तक की हिस्ट्री का कमाल का टीचर था। वो कहा जाता है कि वो ग्रेट एक्सप्लेनर था। मैंने उसकी खुद वीडियोस देखी हैं, बहुत ही कमाल। लेकिन उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। उसने कहा कि आप अगर समझते हैं कि मुझे एक टॉपिक बहुत आता है, मैं इसमें माहिर हूं, मैं कमाल का महारत रखता हूं इसमें, इस टॉपिक में, तो उस टॉपिक को जाके किसी छोटे बच्चे को, 5 6 साल 7 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करो। अगर आप उस टॉपिक को उस बच्चे को समझा दें, बच्चे को वो टॉपिक समझा दें, तो समझ लें कि आपको भी समझ है, आप भी कामयाब हैं, आप भी माहिर हैं, और आप एक बड़े उस्ताद हैं। यानी आपके अंदर ये गुर होना चाहिए कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी इतना आसान बना दें, इतना आसान बना दें, इतना आसान बना दें, इतना उसको नीचे ले आए कि एक छोटा बच्चा भी सुने तो वो भी समझ जाए, एक नर्सरी प्रेप 1 2 का बच्चा भी सुने तो उसको समझ जाए। अगर आप साइंस के बड़े बड़े कंसेप्ट्स को सादा तरीन अल्फाज में नहीं बयान कर सकते तो आप टीचर ही नहीं है। ये है टीचिंग का असली गुर। अब आपको समझ आएगी कि मैं क्यों बता रहा हूं कि अगर ये खूबियां नहीं है तो आप टीचर नहीं है। आप समझते हैं मैंने किताबें पढ़ी हैं, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी वजाहत नहीं कर सकते, उसे क्रिस्टल क्लियर नहीं बना सकते, अगर आप बच्चे के लेवल पर उतर कर उसे नहीं समझा सकते, तो आपकी टीचिंग नाकाम है। आप बच्चे को मैनेज नहीं कर सकेंगे, क्लास मैनेज नहीं कर सकेंगे, बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। एक अच्छा टीचर किसी मौजू को, किसी सब्जेक्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाता है, इतना क्रिस्टल क्लियर कि बच्चे को अलफ से ये तक समझ आ जाए। और एक बुरा टीचर क्या करेगा, वो उसी सब्जेक्ट को एक बोरिंग सब्जेक्ट बना जाएगा, तंग आ जाएंगे बच्चे। बच्चे कहेंगे क्या पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम भी तालीम हासिल करते रहे, ऐसा ही होता है। हमें मैथ बुरी लगती है, साइंस बुरी लगती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ये क्या है। चलें आगे चलते हैं। तीसरी खूबी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से क्या मुराद है? आप जो भी पढ़ा रहे हैं, आप जो भी लिखा रहे हैं, उसे इंटरेस्टिंग बनाना, दिलचस्प बनाना। अब आप उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, दिलचस्प कैसे बनाएंगे? आपने बताना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका इतलाक कहाँ होगा, ये कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ आपको फायदा देगा। तब पैदा होगा असली इंटरेस्ट, तब पैदा होगा मेरे भाइयों असली रियल इंटरेस्ट। मैथ हम पढ़ते हैं, बचपन में मुझे याद है कि हम मैथ पढ़ा करते थे, तो हम कहते थे यार ये A² + B² और पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं हमें, ये किधर इस्तेमाल होना है। अभी पिछले दिनों मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर ये क्या हमें उर्दू पढ़ाते हैं, ये शायरी, ये फलाना, हमने क्या करना है इस शायरी का, महबूबा महबूब, आशिक माशूक। ठीक है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है जब आप बच्चे को ये बताते ही नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है, फायदा क्या है, कहां इसको यूज करना है। ये है इंटरेस्ट। ये बात नहीं है, शायरी तो बहुत कमाल की चीज है। मैंने फिर उसे समझाया, बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया। लेकिन देखिए, एक टीचर अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, बच्चे की दिलचस्पी हासिल नहीं करता, बच्चे को ये नहीं बताता कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत मजे का है, बहुत दिलचस्प है, बहुत फायदे की चीज है, तो सीखने सिखाने का अमल नहीं होगा, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा मेरे भाइयों, कुछ भी नहीं सीखेगा। चौथी खूबी, रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों की रिस्पेक्ट। एक अच्छा टीचर वो होता है जिसको अपने स्टूडेंट्स से दिली हमदर्दी होती है, वो उनका हमदर्द, उनका खैर ख्वाह होता है।
अगर आप हमदर्द नहीं हैं, खैरख्वाह नहीं हैं, तो आप बच्चों को कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, कभी भी नहीं सिखाएंगे, ईमानदारी से कुछ भी नहीं करेंगे। बच्चों के साथ बैठता है टीचर, वो उनको अपना दोस्त की तरह समझता है। टीचर उनके साथ बैठता है, बातचीत करता है, उनके मसाइल हल करता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये होता है टीचर। टीचर की ये 4 क्वालिटीज़ हैं दोस्तों। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप बेशक टाइम पे आएँ स्कूल, टाइम पे जाएं, बेशक अपना काम भी करते रहें, लेकिन अगर ये काम आपसे नहीं होते तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। तो ये है टीचर की वो क्वालिटीज़ जो कि एक शख्स को अच्छा टीचर बनाती हैं। जब एक अच्छा टीचर होगा, क्लास अच्छे तरीके से मैनेज होगी। इसेंशियल टीचर्स टेक्निक्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में टीचर कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकता है एक क्लास को बेहतर बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए, सीखने और सिखाने के अमल को बेहतर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक्स? सबसे पहली, सेटिंग द सीन। यानी जब आप क्लास में आए तो एक मंजर क्रिएट कर दें, एक सीन क्रिएट कर दें। फौरन आते साथ ही जनाब काम शुरू। बच्चे समझ जाएं कि अब काम शुरू होने वाला है, अब हम कुछ करने वाले हैं, अब हम कुछ सीखने वाले हैं, अब हमें कुछ पता चलेगा, अब बड़ा मज़ा आएगा। आते साथ ही बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा दी। बच्चे सारे के सारे मुकम्मल तौर पर अपनी आंखें आपके ऊपर गाड़े हुए हों। एक वो टीचर जो क्लास में जाता है, एक्टिव नहीं होता, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ढीला ढाला काम शुरू करता है, ना भाई ना, ढीले ढाले रहोगे, बच्चों की तवज्जो हासिल नहीं करोगे, सीखने सिखाने का कोई अमल नहीं हो सकता। ये पहला असूल है। दूसरा, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। एक टीचर को स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। क्लासरूम के अंदर टीचर का मकसद क्या होना चाहिए? बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को सिखाना। एक टीचर जो कुछ भी करता है उसके तमाम कामों का, तमाम आमाल का मरकज और महवर कौन होता है? बच्चा होता है। आपके सामने सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, बच्चे की फलाह, बच्चे की बहबूद, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा, बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा, बच्चे के इर्तिका, सीखना सिखाना। आपका सारा फोकस, आप जो भी करें क्लास में, मकसद उसका बच्चा होना चाहिए। तीसरी बात, असेसिंग प्रायर नॉलेज, जिसे हम उर्दू में कहते हैं साबका वाकफियत की जांच। कि इससे पहले आपने बच्चों को जो पढ़ाया है, सिखाया है, उसकी जांच करें। जब आप एक क्लास शुरू करें, लेसन प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है कि जब भी आप क्लास शुरू करें, कोई नया टॉपिक पढ़ाने लगें, तो आप बच्चों की तवज्जो हासिल करें। तवज्जो हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है उनसे सवाल करें। और सवाल क्या करें? इससे पहले कल जो आप उन्हें पढ़ा चुके हैं उसके बारे में उन्हें पूछें। इस तरह बच्चों के जहन में पड़ी हुई चीज़ें ताज़ा होती रहेंगी, उन्हें पता चलता रहेगा ये चीज़ें अहम हैं। और आपने जो पहले पढ़ा लिया है और आज जो नया पढ़ाने वाले हैं उसके दरमियान राबता भी कायम करें। बच्चों को बताएं कल जो हमने पढ़ा था वो आज आपके काम आएगा, समझने में, जानने में, सीखने में। ये है एक टीचर का गुर। ठीक है जी। गेटिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट, आपने बच्चों को इनकरेज करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को इस काम पर मोटिवेट करना है, उभारना है कि वो क्लास में हिस्सा लें, क्लास में एक्टिव हों। यानी क्लास में जाके सारा काम आपने नहीं करना, ये नहीं कि गया, पढ़ाया, लिखाया, वापस आ गया। नहीं, कुछ ऐसे काम भी करें क्लास में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें क्लास में कि बच्चे एक्टिव हों, बच्चे उसमें खुद हिस्सा लें। जब बच्चे खुद हिस्सा लेंगे, जब बच्चे एक्टिव होंगे तो क्या होगा भाई? सीखने सिखाने का अमल अच्छा नहीं होगा? बहुत अच्छा होगा। आपने पीछे पढ़ा है। एक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें क्लास के अंदर कि बच्चा खुद सीखने के लिए आगे बढ़े। ये पांचवी चीज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड डीलिंग विद आंसर्स। तो वही बात पीछे जो हमने कही कि जो सवाल होते हैं वो करना कितना अहम है। मैं तो बहुत इसको कहता हूं कि ये बहुत बुनियादी चीज़ है।
आप सवाल करें बच्चे से, बच्चा आपसे सवाल करे, ये दोनों चीज़ें अहम हैं, ये दोनों चीज़ें अहम हैं। आप जब बच्चे से सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा किस कदर चीज़ों को जानता है और किस कदर वो इस काबिल है कि मसाइल को हल कर सके, नई चीज़ों को समझ सके, नई चीज़ों को परख सके, नई चीज़ों को जांच सके, नई चीज़ों को पढ़ सके। और बच्चा जब सवाल करेगा, मेरे भाइयों, बच्चा जब सवाल करेगा तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब एक बच्चा सवाल करने लगे, समझें आप कामयाब हैं, समझें आप कामयाब हैं। याद रखें, जब बच्चा सवाल करे तो आप कामयाब होगे, ठीक है जी, क्योंकि सवाल आधा इल्म होता है। सवाल कौन करता है मेरे भाइयों? सवाल वही करता है जिसको आपने जो पढ़ाया है उसकी समझ आई होती है। एक बच्चे को समझ ही नहीं आई, बिल्कुल समझ नहीं आई, वो कहेगा छोड़ो यार, ये तो समझ नहीं आता, किस लिए पूछें। आधा घंटा सर ने लगा दिया, फिर भी समझ नहीं आया, पूछ के बड़ा समझ आ जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को समझ आ गई, अब वो मजीद आपसे पूछेगा उसको मजीद समझने के लिए। तो ये आपने सवाल करने बच्चों से, ये ज़रूरी है। इस तरह बच्चों की तवज्जो बहाल रहती है। बच्चों को ये पता चलता है कि टीचर हमसे पूछेगा तो हमें तवज्जो देनी है, सीखना है। चेकिंग अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ, बच्चों का कंसेप्ट आप चेक करते रहें, पढ़ाने के दौरान भी, पढ़ाने के बाद भी। और आप ये चेक करते रहें कि अभी जो मैंने पढ़ाया है, अभी जो मैंने सिखाया है, अभी जो मैंने लिखाया है, क्या बच्चे उसको समझ गए। यानी जब तक एक टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए, मुकम्मल तौर पर वो समझ ना लें, तब तक आपको इत्मीनान नहीं होना चाहिए, तब तक आपको अगला टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहिए। ये चीज़ है। यूजिंग विजुअल एड्स, तो आपकी क्लास में बहुत सारे विजुअल एड्स होते हैं। उर्दू में इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है कि जनाब देखें, मेरे जहन से ही निकल गई, मैं भी बाज़ औक़ात चीज़ों को भूल ही जाता हूँ एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हमें भूल जाती है। आपने विजुअल एड्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। यानी आपने टीचिंग करनी है तो टीचिंग करते वक्त आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, स्क्रीन है, जिसको बच्चे देख सकें, देख कर सीख सकें, आपने उसको इस्तेमाल करना है। एक कहावत है, अ पिक्चर टेल्स 1,000 वर्ड्स। आप 1000 वर्ड बताएं, बच्चों को बहुत कम समझ आएगी। लेकिन अगर आप बच्चों को एक तस्वीर दिखा दें, वो उन 1000 अल्फाज के बराबर होगी। वो तस्वीर उन बच्चों को बहुत कुछ बता देगी। तो आप डायग्राम बनाएं। बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो बायोलॉजी जब पढ़ाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बायोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उनको डायग्राम बनाना खुद नहीं आती, ऐसे ही पढ़ा रहे होते हैं लिख लिख के। मेरी भी, ये मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं भी कोई खाका बनाया करूँ, कोई डायग्राम बनाया करूँ, कोई तीर इधर उधर चलाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, बाज़ चीज़ों में नहीं हो सकता। तो दोस्तों डायग्राम्स बनाएं, तस्वीरें बनाएं। बायोलॉजी पढ़ाने का, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? डायग्राम बना के। जब आप डायग्राम बना के समझाएंगे, पूरा कंसेप्ट समझ आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो एड्स भी कहते हैं। सेटिंग होमवर्क, बच्चों को होमवर्क ज़रूर दें। बच्चों को होम के लिए, घर के लिए असाइनमेंट दें। जब आप बच्चों को घर का काम देंगे, असाइनमेंट देंगे, तो वो खुद सीखेंगे, खुद काम करेंगे तो खुद सीखेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 9वीं बात है समराइजिंग एंड क्लोजिंग अ सेशन। ये बड़ी ख़ास बात है। लेसन प्लानिंग का तो ये बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा है कि आपने एक सेशन शुरू किया, आपने एक काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, उसका एहतमाम, उसको ख़त्म कैसे करना है, आपने ख़त्म कैसे करना है। बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप बच्चों को बताएं कि अभी हमने क्या 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 कुछ सीखा है। बताएं उनको कि ये चीज़ें हमने सीखी हैं, ये ख़ास चीज़ें हैं, इनको ऐसे ऐसे हमने पढ़ा है। समराइज़ करना, तलखीस करना, खुलासा करना, जो भी आपने काम में। लेसन प्लानिंग के अगर मैं आपको समझाऊँ, 3 बड़े हिस्से होते हैं। अगर समराइज़ किया जाए, पूरे लेसन प्लान को समराइज़ किया जाए तो उसके 3 हिस्से होते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं।
वो आप करें और कैसे करेंगे, दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा बताएं उनको कि आपने क्या किया। ये है आखिर पर समराइज करना। तो दोस्तों हमने ये टॉपिक पढ़ा, समझा, इसमें हमने क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर पढ़ी और एक टीचर क्लासरूम में अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकता है वो भी हमने देखी। ठीक है, ख़ास चीज़ें हमने पढ़ी। ये है आपका अपना चैनल ब्रेन्स एकेडमी, तो सब्सक्राइब करें। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।